आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज में। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया कि प्रेपोजिशन होते क्या है, सही प्रेपोजिशन को सेलेक्ट करते समय हमें किन बातों पे ध्यान देना है, मतलब प्रेपोजिशन का जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना। दो बातों पे, द रिलेशन बिटवीन और द काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन किनके बीच में हो रहा है, कौन कौन से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में हम रिलेशन बता रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरह का रिलेशन बता रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर। तो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं, और फिर मैंने बताया रिलेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो रिलेशन ऑफ प्रीपोजिशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टाइम कैसे बताते हैं, हम टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 38 में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग चीज है वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में बहुत सारे प्रीपोजिशन है और यहां पर आपको बहुत सारे पेयर ऑफ प्रीपोजिशन मिल जाएंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जैसे कि एट, इन को ले लीजिए। हालांकि ऑन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बट एट और इन के बीच में बहुत भयानक कंफ्यूजन है। उसके बाद एबव और ओवर कहां लगाना है, कब एबव लगाना है, कब ओवर लगाना है, इन और इनटू कब लगाना है, टू और टुवर्ड्स कब लगाना है। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं पर है तो वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूं कंसेप्ट को समझाने के लिए, लॉजिक को समझाने के लिए। तो एक ही वीडियो में अगर मैं कोशिश करूं कि पूरा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस खत्म कर दे तो पॉसिबल तो हो जाएगा, मतलब जैसे तैसे करके पॉसिबल तो हो जाएगा, बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आपको फिर से रटने वाला ही काम करोगे। और मेरा मानना है कि अगर आपको रटना ही है या फिर अंत में आपको तुक्का ही लगाना है तो फिर क्यों क्लास कर रहे हो, क्यों ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्यों क्लास किसी से ले रहे हो। क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। और अगर क्लास ले रहे हो तो कंसेप्ट सीखो, लॉजिक जानो, रटने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली बताऊंगा एट और इन के बीच में जो कंफ्यूजन या जो रायता फैलाए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा कि स्मॉल प्लेस के लिए एट लगाते हैं, लार्ज प्लेस के लिए इन लगाते हैं, यानी बिग प्लेस के लिए इन लगाते हैं। लेकिन हमें ये बात कोई नहीं बताता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई जगह छोटा है या बड़ा है। जब तक हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या छोटा होगा तो कितना छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो कितना बड़ा होना चाहिए, क्या उसका कोई पैरामीटर है, कितने किलोमीटर बड़ा होना चाहिए, कितने मीटर बड़ा होना चाहिए, कितने मीटर छोटा होना चाहिए। तो ये सब बकवास की चीजें हैं, मतलब हर जगह पे वो चीज सही नहीं हो पाता है और फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन छोटा जगह कौन बड़ा जगह है। तो मैं बिल्कुल इस तरह का रायता नहीं फैलाऊंगा, जो लॉजिक है लॉजिक वाला चीज को समझिएगा। बट हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से आपको, केवल उन्हीं लोग हमारे वीडियो को देखें जिनके पास पेशेंस हो, जिनके पास ठहरने की क्षमता हो। जिनके पास ठहरने की क्षमता ना हो वो कृपया करके अभी ही क्लास छोड़ दीजिए, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। मुझसे छोटा वीडियो बनता नहीं है, 5 मिनट में और 10 मिनट में हम कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब पे आता हूं तो मेरा पर्पस होता है सिखाना, और सीखने सिखाने के लिए टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप टिकेंगे तभी आपको इनके बीच में कंफ्यूजन्स जो भी है दूर होंगे, और मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल इसी सेशन में सॉल्व कराऊंगा जहां पर आपको बताना है कहां एट लगाएंगे, कहां इन लगाएंगे, कहां ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, छोटा जगह और बड़ा जगह। अब जैसे मैंने यहां पर एक लकीर खींचा, ठीक है, मैंने एक लकीर खींचा, ठीक है, मैंने यहां पर एक लकीर खींचा। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ये लाइन स्मॉल लाइन है या बिग लाइन है, ठीक है। मुझे ये बताना है स्मॉल है या फिर लॉन्ग आप कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कहिए, ये लाइन छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है, मुझे ये बताइएगा। चलिए फटाफट बताइएगा, ये छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है। तो देखो, अब इसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि ये छोटी लाइन है, कुछ बोलेंगे बड़ी लाइन है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कि ये छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है।
जब तक आपको दूसरा कोई इससे कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना मिले तो आप कैसे बता सकते हो कि छोटी लाइन है कि बड़ी लाइन है। अगर आप बोलोगे सर कि ये छोटी लाइन है तो मैं यहाँ पर एक बड़ा लाइन बना करके ये बता दूंगा कि देखो ये तो छोटी लाइन है। और अगर आप बोलेंगे कि सर ये बड़ी लाइन है, ठीक है, आप जैसे अगर बोला आपने कि बड़ी लाइन है तो हमने इससे भी बड़ा यहाँ पर ड्रॉ करके इसके कंपैरिजन में बताया कि ये छोटा है, ठीक है। और आप अगर बोलोगे कि ये, अगर आप बोलोगे कि ये जो है ना ये बड़ी लाइन है, तो बड़ी लाइन है तो हम इससे या फिर बोलोगे छोटी लाइन है तो हम इससे छोटा बना करके बोल देंगे इसके कंपैरिजन में तो बड़ा है ये, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये बीच वाले जो लाइन देख रहे हो, सिंपल सी बात ये है, जो मैंने एक लाइन एक ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, आपको ये बताना है कि छोटी लाइन है कि बड़ी लाइन है। तो आप अगर बोलेंगे सर कि ये जो लाइन है ना ये छोटी लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और बना देंगे। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन छोटा हो गया, ठीक है। आपने बोला छोटा, हमने इसको आपने क्या बोला, बड़ा बोला, मैंने इसको छोटा बना दिया, ठीक है। आपने इसको बड़ा बोला, मैंने इसको छोटा बना दिया। और आप अगर छोटा बोलोगे तो मैं इसको बड़ा बना दूंगा। देखो, तो इस लाइन के कंपैरिजन में ये छोटा है, लेकिन इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन बड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब तक हमें कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा यूनिट नहीं मिलेगा, दूसरा चीज नहीं मिलेगा, हम कैसे बता पाएंगे। तो ऐसे ही बता देना कि स्मॉलर प्लेस के लिए, छोटा प्लेस के लिए एट लगाना है, बड़ा प्लेस के लिए इन लगाना है, ये सब बकवास की बात है। हाँ, ये बताइए कि कंपैरिजन में अगर कंपैरेटिवली अगर कोई जगह बड़ा हो और कंपैरेटिवली कोई जगह छोटा हो, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर एट लगाना और कहां पर इन लगाना। अब एक बात मैं बताऊं, ये अगर जगह बड़ा है और ये जगह अगर छोटा है, ये प्लेस छोटा है, तो यहां पर ये बड़ा जगह भी छोटा बन सकता है और छोटा जगह भी बड़ा बन सकता है। दिल्ली एक बड़ा जगह है लेकिन उसको भी हम छोटा जगह बना सकते हैं। इंडिया एक बड़ा जगह है लेकिन इंडिया को भी हम छोटा जगह बना सकते हैं। तो जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे किसी दूसरे से, तो कैसे छोटा बड़ा डिसाइड करोगे। अब देखो, ये सर्किल आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा है, ये सर्किल देखने में लग रहा होगा कि बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, इसको हम छोटा बना देते हैं, अगर बड़ा है तो इसको छोटा बना देते हैं। अब देखो, अब अगर हम ये रेड वाले सर्कल से कंपेयर करें ना, तो उसके कंपैरिजन में क्या है, ये ब्लैक वाले जो सर्कल है ये छोटा है। और ध्यान देना, अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा बना देता हूं। अब देखो, रेड वाले सर्कल के कंपैरिजन में ये वाला बड़ा हो गया। तो कोई भी जगह फिक्स नहीं है, कोई बड़ा जगह छोटा भी हो सकता है, छोटा जगह बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे मेन चीज जानना है, इसके बीच में जो सबसे अच्छा, सबसे जो बेस्ट कंसेप्ट है इसमें, वो जान लीजिए आप लोग, एट और इन के बारे में। देखो, ये एक एरिया है, मान के चला हमने कि ये एक एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एरिया बोलेंगे। और एरिया कोई पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं होता है, एरिया कोई पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं होता है, एरिया जो है ना कोई पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं होता है। लेकिन मुझे ये बताना कि जो भी एरिया होगा उस एरिया के अंदर भी तो छोटे छोटे जगह होंगे, छोटे छोटे प्लेसेस होंगे, है ना। जैसे मान के चला मैंने कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह ये दिल्ली है, ये जगह दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी तो बहुत सारे जगह है। ये रहा इधर मुखर्जी नगर हो गया, ये इधर करोल बाग हो गया, ये इधर नॉर्थ प्लेस हो गया, ठीक है, और ये इधर मोती बाग हो गया, ठीक है, ये इधर जंतर मंतर हो गया, है ना, ये इधर इंडिया गेट हो गया, है ना, ये इधर रेड फोर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा जो जगह है ये क्या है, ये एरिया है। और किसी एरिया के अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट ऑफ प्लेसेस होते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ प्लेस, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बड़ा सा सर्कल देख रहे हो ना, ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। और ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, पॉइंट ऑफ प्लेस है। बात समझ में आ रही है। तो एरिया जो होता है ना वो बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, और उस एरिया के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ प्लेसेस है, ठीक है,
उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, और एरिया के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है सर, ये बुक ऐप बिल्कुल, अगर आप तमीज से सारा बुक को पढ़ लो, या जितने भी मैंने वीडियोस बनाए सभी वीडियोस को चैप्टर वाइज देख लो ना, तो आपके टीजीटी के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लिख के ले लो मुझसे, ठीक है, सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, तो ये पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो एक बात बिल्कुल यहाँ पर इसको ध्यान में रखना कि एरिया बताना हो तो प्रीपोजिशन इन लगाएंगे, एरिया बताना हो तो प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। और अगर आपको पॉइंट ऑफ प्लेसेस बताना हो, पॉइंट ऑफ प्लेस बताना हो, तो यहां पर आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन एट लगाओगे। बस ये सबसे बड़ा इन और एट के बीच में जो कंफ्यूजन है, अगर एक बार इस बात को आप समझ गए तो ये बात एकदम से समझ लेना कि एट और इन के बीच में जो कंफ्यूजन है ना, वो 90% कंफ्यूजन आपका यहीं से दूर हो जाएगा। 90% कंफ्यूजन आपका यहीं से दूर हो जाएगा। बस ये दो नाम याद रखना, एक एरिया और एक पॉइंट ऑफ प्लेस। बात समझ में आ रही है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा और इन क्वेश्चंस में आप बहुत सारे करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम एट की बात करें तो एट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, क्या बताने के लिए करते हैं। तो अगर आप पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहे हो, अगर आप पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहे हो, ठीक है, तो यहां पर एट लगाओगे। अब पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब हो गया कि ये देखो एरिया है, अब यहां पर इस एरिया में भी एक जगह है, यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, एट लगाओगे, इसके लिए एट लगाओगे, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो या करंट लोकेशन बताना हो, कभी भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन या करंट लोकेशन बताना हो, जैसे आप अगर जीपीएस का यूज करते हैं या गूगल मैप का यूज करते हैं ना, तो आपने उसमें देखा होगा एग्जैक्ट लोकेशन में ऐसा सिंबल बना होता है, ऐसा सिंबल बना होता है, ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल बना होता है एग्जैक्ट लोकेशन। भाई यही एग्जैक्ट लोकेशन है। तो अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन या करंट लोकेशन बता रहे हो या फिर आप लोकेशन बता रहे हो, तो लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन यहां पर एट लगाते हैं। प्रीपोजिशन क्या करेंगे, एट लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। टारगेट बताना है, टारगेट, अगर कोई चीज, अगर आप कहीं पर किसी को टारगेट कर रहे हो, आप किसी के ऊपर कुछ फेंक रहे हो टारगेट करके, या आपका कोई लक्ष्य है जिसको आपको अचीव करना है, ठीक है, तो ये सारा क्या टारगेट है। और टारगेट बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। साथ ही साथ स्मॉलर प्लेसेस रहेगा। मैं स्मॉल प्लेस नहीं बोल रहा हूं, मैं स्मॉलर प्लेसेस बोल रहा हूं। स्मॉलर प्लेसेस का मतलब जो प्लेसेस कंपैरेटिवली स्मॉल हो, यानी तुलनात्मक रूप से जो जगह छोटा हो, वैसे जगह के लिए हम एट लगाते हैं। कोई जगह को हम तब तक छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं जब तक उसके साथ कोई दूसरा जगह ना मिल जाए उसे कंपैरिजन करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये सारे यूजेस किसके लिए है, एट के लिए है। अब देखो, एरिया की बात अगर हम करें, एरिया की बात अगर हम करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे इन का कहां कहां यूज करना है। तो जब आपको अगर एरिया बताना हो, एरिया बताने का मतलब जैसे ये एरिया हो गया और ये पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, ये पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, तो हमें पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं बल्कि पूरे एरिया के बारे में बात करना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप प्रीपोजिशन इन लगाओगे, इसके लिए आप प्रीपोजिशन इन लगाओगे, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ एक्टिविटी, अच्छा कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र होता है जहां पर आपका कोई एक्टिविटी होता है। जैसे मान के चलो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर आप काम करते हैं, ठीक है, तो जो क्षेत्र में आप काम करते हैं उसको हम एरिया ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकता है, वो एक्टिविटी गाने का हो सकता है, वो एक्टिविटी नाचने का हो सकता है, वो एक्टिविटी सोने का हो सकता है, वो एक्टिविटी रहने का हो सकता है, कहीं पर निवास करने का हो सकता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी। अगर किसी एरिया में अगर आप एक्टिविटी बता रहे हो तो एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए भी क्या करते हैं हम, वहां पर हम इन लगाते हैं, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, इन लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कोई एरिया ऑफ एक्टिविटी हो और उस प्लेस का नाम अगर कॉमन नाउन में हो, कॉमन नाउन में, जैसे हमने बोला विलेज, जैसे वह गांव में रहता है, विलेज में रहता है, तो भाई विलेज कैसा नाउन है, आप मुझे बताना विलेज कैसा नाउन है। तो सर विलेज एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हम इसको बोलते हैं जिनसे किसी स्पेसिफिक नेम के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि वो सब पे कॉमन हो जाता है।
तो जब मैं विलेज बोल रहा हूं तो विलेज का नाम भी तो हो सकता है ना, तो विलेज कॉमन नाउन है। या फिर जैसे मैंने बोला कि वह शहर में रहता है, तो ही लिव्स इन अ सिटी। अब सिटी देखो क्या है, सिटी रहता है, तो रहना क्या हो गया, एक एक्टिविटी हो गया, तो सिटी उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। लेकिन ये जो सिटी है ना, सिटी का नाम हमने नहीं बताया कि ये सिटी कौन सा, दिल्ली है या फिर ये पुणे है या मुंबई है, ठीक है, या बैंगलोर है, कौन सा सिटी है, सिटी का नाम नहीं बता रहे, बस सिटी बोल रहे हैं, तो क्या ये कॉमन नाउन है। तो अगर कोई प्लेस एरिया ऑफ एक्टिविटी हो और वो कॉमन नाउन के फॉर्म में हो, तो वहां भी क्या करोगे, वहां भी आपको प्रीपोजिशन इन लगाना, क्या करोगे, प्रीपोजिशन इन लगाना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद और ध्यान देना और बात को समझना है। देखो, अगर कोई चीज इनक्लोजर बता रहे, इनक्लोजर का मतलब क्या हो गया, इनक्लोजर जैसे इनवेलप आपने देखा है, ये आपका बैग हो गया, या कोई भी चीज जिसके अंदर आप कोई चीज को रखते हैं, कोई भी सामान, कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो, या आप किसी चीज के अंदर हो जाए, आप ऐसे जगह पे चले जाए जहां आप चारों ओर से घिर जाएं, या एटलीस्ट 3 साइड से आप घिर जाएं। अगर आप वैसे पोजीशन पे खड़े हैं जहां पर आप 3 साइड से घिर जाएं, जहां पर आप 3 साइड से कम 3 साइड से घिर जाएं, या चारों ओर से घिर जाएं, या फिर कोई इनसाइड प्लेस बताना, इनसाइड प्लेस का मतलब अंदर, किसी चीज के अंदर, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, अगर कोई कंट्री बता रहे हैं, कोई कंट्री का नाम हो, सिटी हो, स्टेट हो, ठीक है, तो कोई भी कंट्री, सिटी या स्टेट का नेम हो, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद लार्जर प्लेसेस, जब मैं लार्जर प्लेसेस बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कंपैरेटिवली लार्ज प्लेस, यानी तुलनात्मक रूप से कोई जगह अगर बड़ा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। अच्छा, एट में मैं एक बात और बताता हूं, देखो एट में जो है ना, एक पॉइंट और ऐड कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। एट के साथ हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। देखो, अगर आपको पोजीशन बताना हो, ठीक है, आपको पोजीशन बताना हो, तो पोजीशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। पोजीशन बताने के लिए भी प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। पोजीशन मतलब जैसे विराट कम्स एट नंबर 3 फॉर बैटिंग, तो विराट बैटिंग करने के लिए, विराट कोहली बैटिंग करने के लिए 3 नंबर वाले पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहां क्या कर रहे हैं, हमने बोला एट नंबर 3, तो क्या कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि कितने नंबर पोजीशन पे वो आते हैं, तो पोजीशन बताने के लिए भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ऑन पे। तो अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन में बहुत ज्यादा पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, याद करना तो आपको याद करना ही नहीं है, बल्कि लॉजिक को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। तो देखो, ऑन का यूज हम करते हैं सरफेस बताने के लिए, सरफेस। अब देखो, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड क्या है, पूरा सरफेस है, ठीक है। सरफेस ऐसे ऐसे लेटा हुआ भी हो सकता है, सरफेस ऐसे दीवार पे, जो दीवार भी, मैं दीवार की जो बात करता हूं ना, वो भी सरफेस होता है। तो अगर आप सरफेस बता रहे हैं और उस सरफेस में कांटेक्ट भी है, केवल सरफेस, देखो सरफेस के साथ कांटेक्ट भी होना चाहिए। तो अगर किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का अगर किसी सरफेस पे अगर कांटेक्ट है, किसी सरफेस के, किसी सतह के संपर्क में है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पर हम प्रेपोजिशन क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। बात समझ में आ रही है, प्रेपोजिशन हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिपेंडेंसी की बात करना हो, डिपेंडेंसी कैसा हो गया, डिपेंडेंसी की बात करना हो तो डिपेंडेंसी में भी ऑन लगाते हैं, डिपेंडेंसी में भी क्या करते हैं हम लोग, ऑन लगाते हैं। जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन या फिर लीव ऑन प्लांट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स लीव ऑन प्लांट्स। तो हर्बीवोरस जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना, वो किस बात पे किस चीज पे डिपेंड करते हैं, जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो डिपेंडेंसी बताना हो तो वहां पर भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। तो ऑन के लिए बस 2 बात ध्यान में रखना, एक तो हो गया कि सरफेस बताना, लेकिन सरफेस के साथ साथ कांटेक्ट भी होना चाहिए, और दूसरा डिपेंडेंसी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, ये जितने भी तीनों प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट मुझे बताना था, मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब सीधे हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है।
यानी अब हम इस एग्जाम्पल को, इस कंसेप्ट को अब हम यूज करना सीखेंगे। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है और आप लोग भी फटाफट इसका आंसर बताने का कोशिश करना, ठीक है। हाँ देखो, तो पहला देखो सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है ही लीव्स डैश अ विलेज, टाउन और सिटी। अब देखना लॉजिक भी मैं साथ साथ में समझाते चलता हूं। अब यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इन एग्जांपल्स में फील करना, जो ब्लैंक्स है ना उसको फील करना है। आपको इन से फील करना है, एट से फील करना है और ऑन से फील करना है। तो ये आपके तीन प्रेपोजिशन है जो कि आपको इन ब्लैंक्स में फील करना है। इनमें से करेक्ट प्रेपोजिशन को सिलेक्ट करना है। तो देखो ही लीव्स डैश अ विलेज या फिर अ टाउन या फिर अ सिटी। अब देखो वो लीव्स करता है मतलब वो रहता है, निवास करता है। तो निवास करना भी, रहना भी क्या है, एक एक्टिविटी है। तो एरिया ऑफ एक्टिविटी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि विलेज, अ टाउन या सिटी ये कॉमन नाउन है। मतलब हम ना तो यहाँ पर विलेज का नाम बता रहे हैं, ना तो यहाँ पर हम टाउन का नाम बता रहे हैं, ना तो सिटी का नाम बता रहे हैं, बल्कि ये इसका कॉमन नेम है। तो अगर एरिया ऑफ एक्टिविटी और कॉमन नेम यानी कि कॉमन नाउन के फॉर्म में हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पर इन लगाना पड़ेगा। अब देखो ऐसे देखोगे ना कि छोटा जगह, तो भाई विलेज तो छोटा जगह होता है तो उसके हिसाब से तो एट लगाना चाहिए, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये एरिया ऑफ एक्टिविटी है। दूसरी बात क्या है, ये है कॉमन नाउन। और तीसरी बात ये है कि यहां पर हम कैसे छोटा कर दिए, क्या हमने इसका किसी से कंपैरिजन किया, किसी से तुलना किया, नहीं ना। उसके बाद देखना शी लीव्स डैश इंडिया। अब देखो पहली बात तो ये कि वो लीव करती है मतलब ये एक्टिविटी है, तो यहां पर इन लगना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये क्या है, एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन लगाएंगे। शी लिव्स इन इंडिया। अब देखो दिल्ली, अब दिल्ली में रह रही है वो। अब दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली एक सिटी का भी नाम हो गया, एरिया ऑफ एक्टिविटी भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इन लगा देंगे, यहां इन लगा देंगे। अब ध्यान देना ये ऐसा सेंटेंस है जहां पर दो दो ब्लैंक्स है, जहां पर दिल्ली भी आ रहा है और इंडिया भी आ रहा है। तो यहां पर क्या करोगे आप, तो ध्यान देना अब यहां पर दिल्ली भी आ रहा है और इंडिया भी आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर कंपैरिजन हो गया। यहां पर अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में ध्यान रखना। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि वो दिल्ली में रहती है, जो कि कहां है, इंडिया में। दिल्ली कहां है, इंडिया में। तो इंडिया तो हो गया बड़ा प्लेस और उसके अंदर हो गया दिल्ली। तो अब दिल्ली क्या हो गया, ऐसे दिल्ली यहां पर इन ले रहा था, लेकिन यहां जो दिल्ली है ना, अब यहां इसके साथ, इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन हो गया। और कंपैरिजन होते ही प्लेस क्या हो जाते हैं, प्लेसेस लार्जर या स्मॉलर हो जाते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, दिल्ली हो गया स्मॉलर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शी लीव्स एट दिल्ली और इन इंडिया। अब देखो इसका एक और रीजन क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन है, ध्यान देना। देखो इसका एक और रीजन क्या है कि अब देखो यहां पर इसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इंडिया क्या हो गया, एक एरिया हो गया। इंडिया क्या हो गया, एरिया हो गया। ये हो गया इंडिया, और जो कि क्या है, ये एरिया है। और इसके अंदर जो है ना दिल्ली है। अब इसके अंदर दिल्ली है, भाई इंडिया में बहुत सारे जगह है, इंडिया में बहुत सारे शहर है। तो जिसमें हम एक पॉइंट बता रहे हैं, और ये पॉइंट कौन सा, दिल्ली वाला है। जैसे आपने, अगर आप मैप वगैरह देखते हैं ना, तो ऐसे पॉइंट बता के बताता है कि यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर इधर यूपी है, इधर पंजाब है, ऐसे पॉइंट बता करके। तो पॉइंट का मतलब हो गया कि ये पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, मतलब ये लोकेशन हो गया, एक तरह से ये लोकेशन हो गया। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। लेकिन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं कि वो इंडिया के किस लोकेशन में रहता है। तो इंडिया के दिल्ली वाले लोकेशन में रहता है, मतलब ये लोकेशन भी हो गया, एक तरह से पॉइंट ऑफ प्लेस भी हो गया। तो इस कारण से हम इसके साथ एट लगा रहे हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया इसका लॉजिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एट दिल्ली इन इंडिया। ओके, फिर से ये हटेगा। हाँ अब देखो यहां पर, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई लीव
डैश क्रेग स्ट्रीट। अब देखो कोई स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब कोई गली, अब कोई गली का नाम है यहाँ पर, ठीक है। अब कहने का मतलब है देखो ये गली है, देखो ये गली है, ये गली है, इस गली का नाम जो है ना, इस स्ट्रीट का नाम है क्रेग स्ट्रीट। अब मुझे बताना कि यहां पर आप क्या लगाओगे, आई लिव इन क्रेग स्ट्रीट या आई लिव एट क्रेग स्ट्रीट, ये बताना मुझे, ठीक है। चलिए फटाफट बताइएगा। हाँ, तो देखो यहां पर अब ये जो क्रेग स्ट्रीट है ना, ये तो एरिया हो गया, ये तो एरिया हो गया। अब ऐसा थोड़े कि इस स्ट्रीट के पास, इस स्ट्रीट के पास एक ही लोकेशन होगा, कई अलग अलग लोकेशन होंगे। कुछ का घर यहाँ पर होगा, कुछ का घर यहाँ होगा, कुछ का घर यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा, यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा। तो ये भी तो एरिया है और इसके अंदर भी तो पॉइंट ऑफ प्लेस मिल जाएंगे। तो ध्यान देना, तो अगर अगर आपको स्ट्रीट बताना हो तो स्ट्रीट भी एरिया में काउंट होता है, और जब एरिया में काउंट हो गया तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इन लगाएंगे। लेकिन अब ध्यान देना, ये 6 नंबर वाले एग्जाम्पल पे आई लीव डैश 15 क्रेग स्ट्रीट। अब यहां देखो 15 लिखा है, मतलब ये क्रेग स्ट्रीट में अलग अलग पॉइंट है, एक का नाम है 15, एक का नाम है 16, एक का नाम है 17, एक का नाम है 18। अब इसमें से क्या कर रहे हैं ना, ये जो एरिया है इसमें से हमने एक पॉइंट को ले लिया, ये वाला पॉइंट को, क्रेग स्ट्रीट 15। तो क्रेग स्ट्रीट 15 का मतलब क्या हो गया, ये अब आप उस स्ट्रीट में से एक लोकेशन आपने ले लिया। तो इसलिए अब चूंकि आप ये लोकेशन बता रहे, पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एट लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। देखो ध्यान देना, द बुक्स आर डैश द टेबल, यहां पर क्या लगाओगे, द बुक्स डैश आर द टेबल, फटाफट बताइएगा। द बुक्स आर डैश द टेबल, चलिए फटाफट बताइए। नहीं नहीं, केवल क्रैग स्ट्रीट है ना, तो वो केवल एक स्ट्रीट का नाम है और वो एक एरिया हो गया, तो वहां पर इन लगाएंगे। लेकिन वहां पर मैंने बता दिया 15 क्रैग स्ट्रीट, मतलब अब क्रैग स्ट्रीट छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, और उसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग नंबर। जैसे कैसे होता है, सेक्टर में रहता है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ठीक है, उस एरिया में सेक्टर बने रहते हैं। तो वैसे ही स्ट्रीट में भी अलग अलग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एट लगाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, स्ट्रीट का केवल नाम रहे ना तो इन लगाना है। देखो अब देखना कि बुक्स जो है ना, बुक्स क्या है, टेबल पर है, बुक्स टेबल पर है। अब टेबल पे देखो क्या हो गया, टेबल जो है, टेबल पे क्या है, टेबल पे बुक्स है, टेबल पे क्या है, टेबल पे बुक्स है। अब जब टेबल पे बुक्स है तो क्या कर रहे हैं, सरफेस बता रहे हैं, और उस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो सरफेस और कांटेक्ट बताना हो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, यहां पर प्रीपोजिशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द गेस्ट इज सिटिंग डैश द टेबल, देखो टेबल यहां पर भी और टेबल यहां पर भी है। अब आप देखना कि दोनों जगह पे टेबल है, यहां तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सरफेस बता रहे हैं, कॉन्टेक्ट, सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बता रहे हैं। क्या यहां पर भी हम सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बता रहे हैं? जरा सोचो कि अगर कोई टेबल पर तो नहीं बैठता है। अच्छा, अब किसी ने आंसर किया, ठीक है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताना, द गेस्ट इज सिटिंग एट द टेबल, ऑन द टेबल या इन द टेबल। ऑन द टेबल का मतलब हो गया कि गेस्ट जो है ना, गेस्ट टेबल के ऊपर बैठ गया। अब मुझे ये बताना, कोई आप टेबल पे बैठते हैं क्या? जो टेबल होता है जिसपे आप या तो खाना खाते हैं या पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या आप टेबल पे बैठते हैं? बल्कि टेबल के अगल बगल में जो कुर्सी लगा रहता है आप उस पे बैठते हैं। तो यहां सेंस टेबल पर हिंदी में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसका सेंस बन रहा है कि टेबल के पास है। उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन है, उसका पॉइंट ऑफ प्लेस कहाँ है? तो टेबल के पास है, नेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट टू का सेंस बन रहा है, उसके पास है, उसके ऊपर नहीं है। तो जरा सोचना, अगर आप ऑन लगा दोगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल नॉनसेंस निकलेगा।
भाई कभी आपके आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं जो कि टेबल पे ही बैठ गए, तो यहाँ तो हम सरफेस नहीं बता रहे हैं, यहाँ टेबल का सरफेस तो हम नहीं बता रहे कोई सरफेस पे आके कांटेक्ट हो गया उसका, बल्कि बता रहे हैं कि टेबल पे बैठे हैं, मतलब टेबल के पास बैठे हैं, टेबल पे कोई काम कर रहा है, लेकिन उस पर बैठ के नहीं, उसके बगल में खड़े होके या उसके बगल में बैठ करके। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप ऑन नहीं लगाओगे, यहां पर आप एट लगाओगे। तो एट कब लगाते हैं, एट लगाते हैं लोकेशन बताने के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए। ठीक है, तो लोकेशन या पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एट लगा रहे हैं, ना कि यहां पर ऑन लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो रट के चलेगा दोनों जगह टेबल देख करके ऑन लगा देगा, लेकिन जो समझदार होगा ना सेंटेंस को पहले पढ़ेगा और देखेगा रिलेशन किस तरह के बन रहा है। इसलिए मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, आपको चेक करना है रिलेशन किस तरीके का बन रहा है। अब ध्यान देना, द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग डैश, अच्छा यहां पर टेबल नहीं, यहां पर मैं दूसरा चीज देता हूं। ठीक है, यहां इसके जगह पे मैं दे देता हूं डोर, यहां मैंने डोर दे दिया। ठीक है, अच्छा पोस्टमैन जो है ना वो दरवाजे पर खड़ा है, पोस्टमैन जो है ना दरवाजे पर खड़ा है, जैसे कोई नॉकिंग कर रहा है, तो मैंने बोला जाकर के देखो कौन है, तो आपने देखा कि दरवाजे के पास कौन है, पोस्टमैन है। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब भाई पोस्टमैन दरवाजे के ऊपर बैठ जाता है क्या, नहीं ना, तो दरवाजे पर है मतलब क्या, दरवाजे के पास है, उसके पास है। ठीक है, तो उसका पोस्टमैन का करंट लोकेशन कहां पर है, दरवाजे के पास है, तो यहां पर भी करंट लोकेशन बता रहे हैं। तो यहां पर आपको ऑन द डोर नहीं बोलना है, एट द डोर बोलना है। क्या बोलना है, एट द डोर बोलना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दे लीव डैश द 15th फ्लोर। अब देखो फ्लोर अपने आप में क्या है, अब देखो ये बिल्डिंग है, अब इसमें अलग अलग फ्लोर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फ्लोर भी अपने आप में क्या है, जब यहां पर रहेगा तो ये फ्लोर, हम फ्लोर से कांटेक्ट बता रहे हैं, तो फ्लोर अपने आप में क्या, सरफेस है, फ्लोर अपने आप में क्या जी, सरफेस है, तो सरफेस के साथ कांटेक्ट है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम ऑन लगाते हैं। तो दे लीव ऑन द 15th फ्लोर, 15वें मंजिल पे हो रहता है, 15वें फ्लोर पे रहता है। अब ध्यान देना, अगले पे बात करें हम, हाँ नहीं नहीं, इन द नहीं लगाना है, फ्लोर पे इन नहीं लगाना, ऑन लगाना है, फ्लोर पे ऑन लगाना है। सिंपल सी बात है कि फ्लोर जब हम बोल रहे हैं तो फ्लोर से हम क्या कर रहे हैं, सरफेस बता रहे हैं। जब हम कमरा बताएंगे ना, कमरा बताएंगे, तो वहां पर हम इन लगाएंगे, क्योंकि कमरा इनक्लोजर हो जाता है, लेकिन हम कमरे को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं फ्लोर को, और फ्लोर क्या एक सरफेस है, तो सरफेस के साथ क्या करते हैं, सरफेस के साथ हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो, माई बैग इज डैश द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी। अब सीढ़ी का देखो, अब ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी है, अब सीढ़ी देखो, ये सीढ़ी का जो है ना, ये सीढ़ी का टॉप है, ये सीढ़ी का टॉप है, और ये जो है ना ये सीढ़ी का बॉटम है, ये सीढ़ी का बॉटम, ये सीढ़ी का बॉटम। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो कभी भी आपको अगर टॉप बताना हो, देखो टॉप बताना हो या बॉटम बताना हो या किसी चीज का एंड बताना हो, किसी चीज का एंड बताना हो, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये भी अपने आप में पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहा है। अब भाई स्टेयर्स का तो यहां तक एरिया है, स्टेयर्स का तो एरिया यहां तक है, इसका तो एरिया यहां तक है, लेकिन ये टॉप क्या हो गया, अपने आप में इसका एक बॉटम हो गया, अपने आप में क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। ये बॉटम क्या हो गया, अपने आप में एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। तो टॉप, बॉटम या एंड रहेगा ना, तो इसके साथ आपको प्रीपोजिशन एट लगाना है। क्या करना है, प्रीपोजिशन एट लगाना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, यहां पर हम लगाएंगे एट। तो माई बैग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, माई बैग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है, सही है, चलिए बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। देखो उसके बाद, हाँ एक ऐट वाले कंसेप्ट में मैं ऐड करना भूल गया था, बट हाँ इस एग्जांपल से वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। जरा बताना कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें क्या लगाओगे। ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही लिव्स डैश ब्लॉक 32 कृष्णा नगर
करोल बाग दिल्ली। अब देखो ये जो चीज देखोगे ना, अपने आप में क्या लग रहा है, ये लग रहा है एड्रेस के जैसा। ये क्या लग रहा है, एड्रेस लग रहा है। एड्रेस में हम बहुत सारा डिटेल डालते हैं, तो ये एड्रेस की तरह लग रहा है। ठीक है, तो जब भी एड्रेस बताना हो, जब भी आप चाह रहे हो कि आपको एड्रेस बताना है, जब भी आप एड्रेस बताओगे, ठीक है, जब भी आप एड्रेस बता रहे हो, जब भी आप एड्रेस बता रहे हो, तो एड्रेस के साथ क्या करना है, देखो एड्रेस के साथ हमेशा आपको प्रेपोजिशन एट लगाना है। एड्रेस के साथ एट लगाना है, जब भी एड्रेस हो तो एड्रेस के साथ प्रेपोजिशन आपको एट लगाना है। तो यहां पर ब्लॉक नंबर 32 कृष्णा नगर करोल बाग दिल्ली, ये क्या एड्रेस का फॉर्मेट है। तो एड्रेस जब है तो यहां पर एट लगाओ, एट लगाओ। ही लीव्स एट ब्लॉक 32 कृष्णा नगर। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा पावर इशू हो गया था ना, अचानक से पावर ऑफ हो गया था, शट डाउन हो गया था, फिर से मैंने इन्वर्टर को ऑन किया। तो आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस लेना अपने आप में कितना चैलेंजिंग भरा काम है। बट आप लोग बोलते हो सर कि टाइम से स्टार्ट नहीं होता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है, बट हम लोग बैकएंड पे लगे होते हैं, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम लगा और वी आर बैक। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ इतना देर तक यहाँ पर बने रहा, ठीक है। चलिए, तो 12 तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, 12 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं 13। अब देखो 13 में क्या है, ध्यान देना। 13 में है द कीज आर डैश माई बैग। अब देखो बैग क्या हो गया, जब मैं बोल रहा हूं कि जो कीज है ना वो बैग के अंदर है, तो ये बैग क्या हो गया, ये हो गया इनक्लोजर। मतलब अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वो क्या हो गया, इनक्लोजर हो गया। और इनक्लोजर बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। इनक्लोजर के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो द ट्रेन हैज अराइव्ड। अब देखो ट्रेन जो है ना दिल्ली पहुंच गई है, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। तो बोलोगे सर दिल्ली तो बड़ा सा एरिया है, तो यहां पर तो हम इन लगा देंगे, लेकिन यहां पर इन लगाना हो जाएगा गलत। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि ट्रेन दिल्ली पहुंच गई, जैसे मान के चलो कि ये दिल्ली है और ट्रेन दिल्ली पहुंच गई, तो मान के चलो कि दिल्ली जंक्शन यहां पर है, दिल्ली जंक्शन यहां पर है। तो ट्रेन कहां पहुंची है, ट्रेन यहां पर पहुंची है, ट्रेन इस लोकेशन पे पहुंची है जहां पर जंक्शन है। लेकिन दिल्ली तो इतना बड़ा नहीं, दिल्ली तो इतना बड़ा है। तो हम जब भी दिल्ली बोल रहे हैं ना, तो अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इसका मतलब पता चल रहा है कि हम पूरा दिल्ली को कवर नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि दिल्ली के अंदर एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, उसको कवर कर रहे हैं। तो इसलिए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ा जगह होने के बावजूद भी वहां पर हम एट लगाते, क्यों, क्योंकि उस बड़े जगह का नाम जरूर लिखते हैं, बट हम उस समय उस पूरे एरिया को कवर नहीं करते हैं, बल्कि उस एरिया के अंदर कोई पॉइंट ऑफ प्लेस है, कोई लोकेशन है, उसको बताने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहां पर ब्रैकेट में हमने पहले ही लिख दिया जंक्शन, ताकि आपको वो रेफरेंस पता चल जाए कि हम लोग यहां बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां इन दिल्ली नहीं, यहां पर एट दिल्ली बोलना पड़ेगा। एट दिल्ली मींस एट दिल्ली जंक्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हाँ, ओके, सो नापो दुरंग इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, देखो आप लोग जो है ना थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे लोग अभी चले गए छोड़ करके, है ना, बहुत सारे लोग थे, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो यार। बहुत मेहनत लगता है ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने में, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, है ना। देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप लोग बताओ क्या लगाओगे, शी इज लाइंग डैश बेड, शी इज लाइंग ऑन बेड या शी इज लाइंग इन बेड, बताओगे क्या लगाओगे, शी इज लाइंग ऑन बेड या शी इज लाइंग इन बेड। ठीक है, शी इज लाइंग ऑन बेड या शी इज लाइंग,
तो एक चीज ध्यान देना, जब हम बेड की बात करते हैं तो बेड भी भाई कम से कम इतना बड़ा तो होता होगा, 5x6 का या 6x7 का तो होता होगा। अब ये बेड है, ठीक है, जैसा भी बेड है भाई, आप लोग पता नहीं कैसे कैसे बेड पर आप लोग सोते हैं, ये बेड है, ठीक है। तो इस बेड पे आप कोई काम करते हैं, आप एक इंसान है, ठीक है, आप कोई वस्तु नहीं है। तो इस बेड पे आप कुछ तो काम करते होंगे ना, इस बेड पे आप कौन सा काम करते हैं, सोने का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो यहां पर कोई हम सरफेस नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम कोई सरफेस नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये एक एरिया है। अब देखो इसमें आप जब सोते होते हो तो आप चादर वादर भी ढक लेते हो, तो आप उसके इनसाइड हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक एरिया ऑफ एक्टिविटी है। तो यहां पर भूल करके भी ऑन मत लगाना, ठीक है। ऑन सुनने में अच्छा लगता है बट ये गलत है। तो ऑन बेड नहीं बोलना है, इन बेड बोलना है, बिकॉज सोना क्या है या लेटे रहना क्या है, एक काम है, एक एक्टिविटी है। और एरिया ऑफ एक्टिविटी बताने के लिए क्या करते हैं, हम इन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, द मैन वॉज सिटिंग डैश एन आर्म चेयर, द मैन वॉज सिटिंग डैश एन आर्म चेयर। हाँ, तो देखो अब कुर्सी पे जब बैठते हैं तो क्या लगाओगे आप, सिटिंग ऑन अ चेयर, सिटिंग इन अ चेयर, क्या लगाओगे। तो पता है ये कुर्सी पे डिपेंड करता है कि कुर्सी कैसा है। एक जो कुर्सी होता है, एक जो कुर्सी होता है ना, उसका बैक तो होता है, एक कुर्सी होता है उसका बैक तो होता है, उसका बैक तो होता है, ठीक है, इसका बैक तो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, अगर इस तरह के कुर्सी पे बैठोगे तो आपको क्या बोलना है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। लेकिन एक कुर्सी ऐसा होता है कि जिसका ऐसे बाजू बना रहता है, जिसका ऐसे आर्म बना रहता है, जिसका ऐसे आर्म बना रहता है, जिसको आर्म चेयर बोलते हैं, यानी उसमें हैंड को रेस्ट करने के लिए भी बना रहता है दोनों तरफ से। तो जब आप आर्म चेयर में बैठते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर आप अंदर चले जाते हो। तो ये बन गया कैसा सेंस कि तीन साइड से आप घिरे हो। मैंने क्या बोला कि जब आप तीन साइड से घिर जाओगे ना, कम से कम तीन साइड से आप घिर जाओगे और उसके अंदर चले जाओगे, तो वहां पर क्या करना होगा, वहां पर प्रीपोजिशन इन लगाना पड़ेगा। तो ये चेयर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर चेयर आपको कहीं से भी घेर नहीं रहा है, या कम से कम एक साइड से घेर रहा है, पीछे से घेर रहा है, तो वहां पर ऑन लगाओगे। लेकिन अगर तीन साइड से घिरे हुए हैं आप, मतलब आर्म चेयर है, तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर है। तो इसलिए यहां पर जब भी आर्म चेयर देखोगे ना, तो ये कोई नॉर्मल चेयर नहीं है, ये बाजू वाला चेयर है, मतलब आप तीन साइड से घिरे हैं। तो यहां पर क्या करना है, इन लगाना है। तो इन एंड आर्म चेयर बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, आई एम डैश इन होम या एट होम, क्या होगा यहां पर, आई एम एट होम या इन होम। अब भाई घर पे आप रहने का काम करते हैं, तो आपका एरिया ऑफ एक्टिविटी, आपका एक एरिया ऑफ एक्टिविटी तो आप कह सकते हैं, बट घर पे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। घर के अंदर देखो क्या, ध्यान दीजिएगा, कमरे होते हैं, किचन होता है, वॉशरूम होता है। तो यहां पर जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप कहां पर हो, तो मैंने बोला घर पे हूं। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि कहां पर हो, तो मैंने बोला घर पे हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको लोकेशन बता रहा हूं कि मेरा अभी का जो लोकेशन है ना, मेरा जो करंट लोकेशन है ना, वो घर पे है। तो यहां पर आप इन मत लगाना, इन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां आप एट लगाना, यहां आप एट लगाना, ठीक है। लेकिन घर के अंदर कमरे भी तो होते हैं, जैसे मेरी माँ जो है ना किचन में खाना बना रही है, तो माई मॉम इज कुकिंग इन द किचन या एट द किचन, बोलो, माई मॉम इज कुकिंग एट द किचन या इन द किचन। तो भाई किचन क्या है, किचन तो एक कमरा है, और कमरा तो चार साइड से घिरे हुए होते हैं। तो यहाँ घिरने का सेंस आ गया, अंदर रहने का सेंस आ गया, इस तरह का सेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, उस तरह से माई मॉम इज कुकिंग इन द किचन, ठीक है। वहां पर आप एट द किचन मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर कमरे के बारे में बता रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना, एट होम बोलना, क्योंकि एट होम से आप क्या कर रहे हो, एक लोकेशन बता रहे हो, करंट लोकेशन बता रहे हो। उसके बाद देखो, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। अब एक पिक्चर, वॉल पे एक पिक्चर टंगा हुआ है, वॉल पे एक पिक्चर टंगा हुआ है, वॉल पे एक पिक्चर टंगा हुआ है। अब पता नहीं कौन से हीरो या हीरोइन का फोटो है, लेकिन वॉल पे एक पिक्चर टंगा हुआ है। तो वॉल से सटा हुआ ना, वॉल के सरफेस से सटा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, सरफेस बता रहे हैं। सरफेस के साथ कांटेक्ट भी है। तो सरफेस के साथ कांटेक्ट जब बताना हो, तो वहां पर क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, इन द वॉल नहीं। इन द वॉल का मतलब हो गया कि दीवार के अंदर घुस गया,
कभी ऐसा हो कि आपने अपना फोटो दीवार के अंदर घुसा करके लगाया हो? ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि दीवार दीवार के जो सरफेस होता है ना उस पे लगाते हैं, तो इसीलिए ऑन द वॉल बोलोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आई विल सी यू डैश द एंट्रेंस ऑफ द मॉल। आई विल सी यू डैश द एंट्रेंस ऑफ द मॉल। तो देखो मैं तुमसे कहां पर मिलूंगा, मैं तुमसे मॉल के अंदर मिलूंगा या मॉल के पास जो एंट्रेंस है वहां पर मिलूंगा। तो एंट्रांस भी क्या हो गया, एक तरह के एक छोर हो गया, इसका एक एंड हो गया। अब यहां से देखो एंट्रांस है मॉल का, अब ये मॉल है, ये मॉल है, मॉल का एंट्रांस यहां से बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मॉल के पास का एक लोकेशन हो गया। जब मैं एंट्रांस बोल रहा हूं तो ये मॉल के पास का एक लोकेशन हो गया। तो लोकेशन बताने के लिए क्या करते हैं, हम एट लगाते हैं। तो मैं जहां मिलूंगा उसका लोकेशन क्या, एंट्रेंस है, मॉल का क्या, एंट्रेंस है। तो एट द एंट्रेंस ऑफ द मॉल, ठीक है, ओके। देखो उसके बाद, शी इज वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप। अब देखो बस स्टॉप के पास वो वेट कर रही है, आपका आपका वो इंतजार कर रही है बस स्टॉप के पास। तो ये क्या है, अभी वो कहां पर है, उसका लोकेशन क्या, उसका लोकेशन है बस स्टॉप के पास। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया या करंट लोकेशन बोलिए। तो यहां पर भी क्या करोगे, एट लगाओगे, एट द बस स्टॉप। उसके बाद द फूड इज डैश द फ्रिज। अच्छा, फूड जो है, भोजन जो है फ्रिज के अंदर है। तो किसी चीज के अंदर का सेंस बने तो वहां पर क्या करना है, इन लगाना है, वहां पर इन लगाना है। द स्टोर इज लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अगर मुझे बोलना है कि स्टोर जो है ना वो स्ट्रीट में है, गली में है। अब गली में कहां पर है वो हमने नहीं बताया, तो गली में किसी भी जगह पे हो सकता है, तो एरिया ऑफ प्लेस हो गया, एरिया हो गया। लेकिन मैंने बोला कि जो स्टोर जो है ना, जो दुकान है, जो स्टोर है ना, वो लोकेटेड है, मतलब हम लोकेशन बता रहे हैं। और उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, गली के कॉर्नर में, मतलब गली के एक कोने में है। तो जब मैं कॉर्नर बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उस स्ट्रीट का एक पॉइंट बता रहा हूं। तो जब भी एक पॉइंट या एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे तो वहां पर क्या करोगे, एट लगाओगे। द स्टोर इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, आई एम डैश द रेस्टोरेंट। अब यहां पर देखो इन लगाओगे तो इन लगाना भी सही हो जाएगा, यहां पर इन भी सही हो जाएगा, और यहां पर एट भी सही हो जाएगा। दोनों बात सही है, आई एम एट द रेस्टोरेंट या आई एम इन द रेस्टोरेंट, दोनों बात सही है। अब सर दोनों कैसे सही है, अब दोनों का देखो मैं यहां पर फर्क बताता हूं, दोनों कैसे सही है, दोनों कैसे सही है, दोनों का सही होने का कारण क्या मैं वो बताता हूं। देखो ध्यान से समझना इस बात, दोनों क्यों सही है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि आई एम इन द रेस्टोरेंट, और एक मैं बोलता हूं आई एम एट द रेस्टोरेंट, तो दोनों का देखो फर्क क्या है। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था चलो हम तुमसे पार्क के पास मिलेंगे। तो फिर मेरे फ्रेंड गए पार्क के पास और मैं उसको पार्क के पास नहीं मिला। तो मुझे उसने फोन किया कि भाई कहां पर हो, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी रेस्टोरेंट में हूं, अभी मैं रेस्टोरेंट में हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको अपना लोकेशन बताया कि मेरा अभी लोकेशन क्या, रेस्टोरेंट में है, ठीक है। तो लोकेशन बताने के सेंस में ये ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो वो मुझसे पूछा भाई कहां पर हो, मैं रेस्टोरेंट के पास हूं। तो मैंने बोला कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर हूं। तो के अंदर मतलब अंदर में, अब रेस्टोरेंट में क्या करते हैं भाई, रेस्टोरेंट में आप डाइनिंग करेंगे, कुछ खाएंगे, है ना। तो वो क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया, और एक इनक्लोजर भी आप बता रहे हैं। तो वैसे स्थिति में आपका इन भी सही हो गया। तो जब आप एक एरिया बता रहे हैं या एक इनक्लोजर प्लेस बता रहे हैं तो इन द रेस्टोरेंट भी सही है। लेकिन आप रेस्टोरेंट को यूज कर रहे हैं लोकेशन बताने के लिए, तो आप एट लगाएंगे, तो दोनों बात सही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम एट ऑफिस और आई एम इन द ऑफिस, ठीक है, आई एम एट ऑफिस, आई एम इन द ऑफिस। तो आई एम एट द ऑफिस का मतलब हो गया कि मेरा लोकेशन ऑफिस में है। लेकिन आई एम इन द ऑफिस इसका मतलब है कि मैं ऑफिस के अंदर हूं, ये फर्क है। तो एट द ऑफिस भी होता है, इन द ऑफिस भी होता है, बस फर्क है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, आप लोकेशन बताना चाह रहे हो कि आप अंदर का इंक्लोजर बताना चाह रहे हो, एरिया बताना चाह रहे हो। दोनों बात यहां पर सही है, ठीक है। हाँ, अब देखो अगले क्वेश्चन देखो क्या है।
दे सैट मतलब वे लोग बैठ गए, दे सैट डैश द ग्रास। अब देखो वे लोग ग्रास पे बैठ गए, तो घास देखो नीचे में क्या है, नीचे में घास है और घास का एक लॉन बना हुआ है, एक सरफेस है, और इस पे बैठ गए। तो अगेन यहां पर हम कहीं ना कहीं सरफेस बता रहे हैं और उसके साथ कांटेक्ट है, तो दे सैट ऑन द ग्रास, दे सैट ऑन द ग्रास हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑन द ग्रास हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, ध्यान देना। आई एम स्टैंडिंग डैश द विंडो, क्या लगाओगे फटाफट बताना। अब तक तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप बताना कि यहां पर क्या लगाओगे। आई एम स्टैंडिंग डैश द विंडो, मतलब मैं खिड़की पर खड़ा हूं, या खिड़की के पास खड़ा हूं, या मेरा खड़ा होने का भी करंट लोकेशन कहां पर है, मतलब किस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, तो खिड़की के पास खड़ा हूं। तो कोई भी व्यक्ति खिड़की के ऊपर खड़ा तो नहीं हो सकता है, जब भी खड़ा होगा तो खिड़की खिड़की के पास खड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, हम एट लगाएंगे, आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो, आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो। अब देखो रेस्टोरेंट वाला फिर से आ गया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो फिर वही चीज हो गया कि आप यहाँ तो या तो इन लगा दो या तो एट लगा दो, दोनों बात यहाँ पर सही है, इन भी चलेगा एट भी सही है, दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग सेंस बन रहा है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, मिस्टर शर्मा टीचेस डैश अ स्कूल, मिस्टर शर्मा एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, स्कूल क्या हो गया, मिस्टर शर्मा का एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया, स्कूल हो गया मिस्टर शर्मा का एक्टिविटी, एरिया ऑफ एक्टिविटी, मतलब इस एरिया में जाकर के वो कौन सा एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। तो मिस्टर शर्मा टीचेस इन अ स्कूल, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा मिस्टर शर्मा टीचेस इन अ स्कूल। लेकिन मिस्टर शर्मा इज डैश स्कूल नाउ, मतलब मिस्टर शर्मा अभी स्कूल पे होंगे, मिस्टर शर्मा अभी स्कूल पे हैं, मतलब अभी स्कूल पे है, मतलब उनका लोकेशन क्या, जैसे किसी ने मिस्टर शर्मा से मिलने आया, मुझसे पूछा कि मिस्टर शर्मा अभी कहाँ है, तो मैंने बोला मिस्टर शर्मा इज डैश स्कूल नाउ, मिस्टर शर्मा अभी स्कूल में है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ एक्टिविटी नहीं बता रहे हैं, उनका लोकेशन बता रहे हैं, उनका करंट लोकेशन बता रहे हैं। तो करंट लोकेशन यहां बता रहे हो, इस कारण से यहां पर क्या करोगे, एट लगाओगे। तो दोनों बात सही है, दोनों बात यहां पर सही है, मिस्टर शर्मा इज डैश मतलब एट स्कूल नाउ, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग डैश द पार्क। अब पार्क क्या है, पार्क एक एरिया ऑफ एक्टिविटी जहां खेल रहे हैं, है ना। अब पार्क को तो हम लोकेशन के रूप में नहीं दिखा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वे लोग खेल रहे हैं, तो उस जगह पे उसका एक्टिविटी हो रहा है, तो एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर आप क्या करोगे, इन लगा दोगे, यहां पर इन लगा दो, क्या करोगे, इन लगाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावे देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, अपने से खुद से देता हूं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन, देखो, द मंकी, द मंकी लिव्ड डैश द ट्री, इसमें बताना क्या आएगा, डैश द ट्री। उसके बाद देखो क्या है, ही थ्रू अ स्टोन, ही थ्रू अ स्टोन डैश द डॉग, डैश द डॉग। उसके बाद है दे लाफ्ड डैश यू, दे लाफ्ड डैश यू। आई एम एट, आई एम डैश अचीविंग माई
गोल। तो आप मुझे बताना इन सभी क्वेश्चन में क्या प्रीपोजिशन लेंगे, इन सभी क्वेश्चन में कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे। तो देखो ध्यान देना, द मंकी लिव्ड डैश द ट्री। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर ऑन लग जाएगा। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, ठीक है, एक बात मुझे बताना। अब अगर आप ऑन सोच रहे हैं ना, तो देखो ट्री है, ये क्या है, ये ट्री है, ये ट्री है, ठीक है। अब मुझे बताना कि मंकी, आप जैसे बोल रहे हो कि यहां पर ऑन लगना चाहिए, तो मंकी कहां पर बैठेगा, बताओ मंकी कहां पर रहेगा, मतलब मंकी यहां पर रहेगा। ऑन का मतलब हो गया कांटेक्ट हो गया, मतलब सरफेस। यहां तो कोई सरफेस नहीं है, यहां तो कोई सरफेस हम नहीं बता रहे, बल्कि एरिया बता रहे हैं। पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा पेड़ का एरिया है, और बंदर का एक्टिविटी को उसमें रह रहा है वो, बंदर का एक्टिविटी को उसमें रह रहा है वो। हाँ भाई, बंदर पेड़ पे रह सकता है, बर्ड्स पेड़ पे रह सकता है, हम लोग इंसान नहीं रह सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऑन लगाओगे तो इसका सेंस बनेगा कि बंदर जो है ना, बंदर, बंदर यहां पे है, बंदर यहां पे है, बंदर यहां पे है। तो बंदर यहां टॉप ऑफ द ट्री होता है, या कहीं पर कोई ब्रांच में जाके बैठता है, किसी डाली में बैठता है। बंदर किसी डाली में बैठता है, किसी डाली में बैठेगा, और जब बैठेगा तो कुछ दूसरे डालियों से, ब्रांचेस से और पत्तों से कुछ कुछ ढका होगा, थोड़ा सा ढका होगा वो, ऐसा तो नहीं कि पूरा नहीं, थोड़ा बहुत भी ढक जाए ना, तो वहां इनसाइड का सेंस बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझो, यहाँ पर लॉजिक को समझो। तो यहाँ पर ऑन लगाना गलत हो जाएगा, कहीं से भी यहाँ पर ऑन नहीं हो सकता है, ऑन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इन लगाना पड़ेगा। द मंकी लिव्ड इन द ट्री, द मंकी लिव्ड इन द ट्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो अब उसके बाद है ही थ्रू अ स्टोन डैश द डॉग। अच्छा उसने एक पत्थर फेंका, पत्थर किस पे फेंका, डॉग पे फेंका, यानी उसका टारगेट क्या था, डॉग था। तो टारगेट बता रहे हैं यहाँ पर, टारगेट बताने के लिए क्या करते हैं, एट लगाते हैं। अच्छा, दे लाफ्ड डैश यू, वे लोग हंसे, तो उन लोगों का हंसने का टारगेट किस पे था, तुम पे था, तो दे लाफ्ड एट यू। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है, मैं लक्ष्य रखता हूं अपने गोल को अचीव करने में, तो ये भी एक तरह से टारगेट है। तो टारगेट बताने के लिए क्या करते हैं, हम एट लगाते हैं। तो बात आपको समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अब इस सेशन के बाद आपका इन, एट और ऑन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम लिया, बट मैंने सभी चीजों को बिल्कुल लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ मैंने बताया। यहां पर मैंने आपको रटने के लिए कहीं पर भी मजबूर नहीं किया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा, और इसके बाद भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थोड़ा सा चलेगा भी, कुछ लंबा चलेगा भी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को कवर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और अगला जो वीडियो रहेगा ना, उसको प्लीज आप मिस मत करना, अगले वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा इसका, अबव का, अबव का और ओवर का, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, इसका कंफ्यूजन आपको अगले वीडियो में दूर होने वाला है, ठीक है। देखने में बहुत छोटा सा चीज लग रहा है, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, ओके। चलिए, तो आप लोग इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। कैसा लगा आज का लेक्चर आप बताइएगा कमेंट में लिख करके, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव सेशन एंड वॉचिंग द वीडियो, ओके। इट्स अ गुड बाय नाउ।